हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुबोधि मिस चैनल। सो इस वीडियो में हम प्रिपेयर करने वाले हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए। सो इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आई हूँ। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स 2019 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन is the Black-Scholes hypothesis is related to। तो जो आपकी Black-Scholes hypothesis है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है न्यूट्रलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, ऑप्शन नंबर 4 से। सो जो कॉन्सेप्ट है न्यूट्रलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी का, वो क्या सजेस्ट करता है कि जो कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी होती है वो उसके कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को और उसकी वैल्यू को इफेक्ट नहीं करती है। दैट इज योर न्यूट्रलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ओके, option number D. Question number 2, the cost of preference share capital is not adjusted for taxes। जो cost है preference share capital की वो taxes से adjust नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? Because it is tax free? No. It is only a charge against profit? No. It is not an appropriation of profit? No. It is not a charge against profit but an appropriation of profit. This is the correct option. So preference shares dividends जो paid out होते हैं वो कंपनी के प्रॉफिट से पेड आउट होते हैं आफ्टर टैक्सेस हैव बीन डिडक्टेड। ओके, टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होता है तब डिविडेंड पेड होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को। ठीक है, सो सिंस दे आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल सो दे डू नॉट रिड्यूस द टैक्सेबल इनकम ऑफ द कंपनी। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टैक्सेस से एडजस्ट नहीं होती है। सो इट रिप्रेजेंट एन appropriation of profit. It will represent an appropriation of profit rather than a charge against them. Okay, so option number D is the correct answer. Question is, the yield to maturity is the measure of a bond's rate of return that considers। so क्या कंसीडर करते हैं ये आपका बोथ इंटरेस्ट इनकम को और एनी कैपिटल गेन और लॉस को कंसीडर करता है। ठीक है, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या हो गया कि टोटल रिटर्न जो भी बॉन्ड पे एक्सपेक्टेड होता है मैच्योरिटी तक हेल्ड करने पर, दैट इज टोटल रिटर्न। और ये जो टोटल रिटर्न है इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? आपका इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड होता है, राइट, एंड कैपिटल गेन or loss that will be realized when the bond matures. Okay, so option number D. Question is, the net present value of a financial decision can be defined as। so net present value को कैसे निकालते हैं? so सबसे पहले जो NPV होती है वो आपका एक मेथड है जो कैपिटल बजटिंग में यूज़ किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी, एक इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को इवेल्युएट करने के लिए। ओके, सो ये कैलकुलेट किया जाता है the difference, it will be the difference between the present value of cash inflow and the present value of the cash outflow. So option number 1 is the correct answer. Question is, the T distribution और T test is used। कब T distribution या T test यूज़ किया जाता है? जब सैम्पल साइज 30 हो या उससे कम हो और जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अननोन होता है। दैट टाइम वी यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन और टी टेस्ट। टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज टू डिटरमाइन वेदर देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द टू ग्रुप्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू बैंकिंग IMPS रेफर्स टू। सो बैंकिंग में IMPS होता है, IMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? ये फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Question is, the dash refers to the cash which bank have to maintain with the RBI as a certain percentage of their demand and time liabilities। so ये क्या रेफर करता है? ये रेफर करता है कैश रिजर्व रेशियो। सो जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वो बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंटेज
बैंक्स को अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश विद द आरबीआई। ओके, सो ये रिजर्व ये इंश्योर करने के लिए रखा जाता है कि बैंक के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है कस्टमर्स की डिमांड को मीट करने के लिए और इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question is, the contribution of a financial system to growth goes beyond increasing prior saving based investment. This statement is related to. So ये statement किससे related है? ये statement related है credit creation theory से, ऑप्शन नंबर सी। सो जो क्रेडिट क्रिएशन थ्योरी है वो क्या हाईलाइट करती है? जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके रोल को हाईलाइट करती है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो क्या करते हैं? क्रेडिट क्रिएट करते हैं, विच इन टर्न जो इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। ओके, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेविंग्स को ही रिसाइकल नहीं करते बल्कि एक एडिशनल क्रेडिट भी जनरेट करते हैं ताकि न्यू इन्वेस्टमेंट हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टिमुलेट हो, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज, हु हेडेड द नाबार्ड्स रीजनल ऑफिस? नाबार्ड्स का रीजनल ऑफिस कौन हेड करता है? तो वो करते हैं चीफ जनरल मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी। सो चीफ जनरल मैनेजर टिपिकली यहाँ पे नाबार्ड में हाईएस्ट रैंकिंग होती है ऑफिशियल, एंड जो सीजीएम है चीफ जनरल मैनेजर वो देखते हैं रीजनल ऑपरेशंस, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन और ये इंश्योर करते हैं कि रीजनल ऑफिस के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो नाबार्ड के ओवरऑल मिशन को प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। सो ये देखना एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी प्रमोट हो रही है या नहीं हो रही है। सो ऑल दिस वर्क आर डन बाय CGM. Question is, the law of diminishing returns refers to an eventual fall in. So law of diminishing return होता है आपका, उसमें 3 stages होती हैं, productive phase, diminishing returns and negative returns. So refers to an eventual fall. कहाँ पे fall होती है law of diminishing return में? जो आपका ग्राफ होता है ऐसे, सबसे पहले इंक्रीज होता है, फिर थोड़ा स्टेबल होता है, फिर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये आपका स्टेट करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न दैट एज एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट लाइक लेबर आर एडेड टू अ फिक्स्ड इनपुट लाइक लैंड और कैपिटल, द एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ईच न्यू यूनिट ऑफ इनपुट विल इवेंचुअली डिक्रीज, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। Question is, an act of assigning values of credit instruments by estimating or assessing the solvency and expressing them through predetermined symbols is called. So ये होता है आपका क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो एक इंडिविजुअल की या एक कॉर्पोरेशन की या एक कंट्री की क्रेडिट वर्दीनेस को इवेल्युएट करती हैं। ओके, सो दिस इवैल्यूएशन एसेस करती है कि जो भी एंटिटी है वो उसकी डेट को कब तक रीपे कर सकती है। ओके, सो ये स्टैंडर्डाइज सिंबल्स के थ्रू रेटिंग को एक्सप्रेस करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे AAA हो गया, ओके, BB हो गया, सो ये स्टैंडर्डाइज सिंबल्स होती हैं। ओके, तो ये हेल्प करते हैं इन्वेस्टर्स की भी उनको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, और ये भी हेल्प करते हैं कि सर्टेन डेट इंस्ट्रूमेंट में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको कितना रिस्क हो सकता है, राइट। सो दैट इज़ योर क्रेडिट रेटिंग। Question is, it is a financial institution which manages the collection of accounts receivable of the companies on their behalf and bear the credit risk associated with those accounts. What is it? So ये आपके होते हैं फैक्टर्स। ओके, फैक्टर्स या फैक्टरिंग कंपनीज जो परचेज कर लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स को बिजनेसेस से और उनको इमीडिएट कैश फ्लो प्रोवाइड करते हैं। ये इंस्टीट्यूशन जो डेट को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और क्रेडिट रिस्क को बियर करते हैं, राइट। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग मर्चेंट बैंक्स डू। सो मर्चेंट बैंक्स का क्या काम होता है? उनका काम होता है कैपिटल मार्केट असिस्टेंस का। ओके, सो मर्चेंट बैंक्स हैं वो ऑफर करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रेंज कंपनीज को, और पर्टिकुलरली वो हेल्प होती है, वो सर्विस होती है कैपिटल को रेज करने की। ओके, सो दे असिस्ट विद अंडरराइटिंग न्यू डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉरपोरेशन। मर्जर एंड एक्विजिशन में भी असिस्ट करते हैं और एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, एंड शेयर्स को इशू करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो ये फोकस करते हैं मर्चेंट बैंक्स प्राइमरीली ऑन द कैपिटल मार्केट्स पे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Question is Small Industries Development Bank of India SIDBI was set up in। So कब सेटअप किया गया था? ये सेटअप किया था 1989 में, एंड एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ओके, एमएसएमई सेक्टर है जो है इंडिया का, उसके डेवलपमेंट के लिए इसको स्टेब्लिश किया गया था, और ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे लोन, वेंचर कैपिटल, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Question is MSP policy is an important step initiated by the government to improve agriculture marketing system। ओके, सो एमएसपी पॉलिसी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, इनिशिएट किया है गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। सो एमएसपी है क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी? दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question is an investment that gives the investor a controlling interest in the foreign company। So foreign company में controlling इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है ऐसी इन्वेस्टमेंट, तो उसको क्या बोलती हैं? उसको बोलते हैं एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन इज द थ्योरी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट इज नोन एज। तो एक थ्योरी है जो रिलेशनशिप बताती है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिशर इफेक्ट। सो ये एक इकोनॉमिस्ट थे इरविंग फिशर, उन्होंने डिस्क्राइब किया था रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है वो सम होता है रियल इंटरेस्ट रेट का एंड द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट का। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो मैच करना है, मैच द सेलर्स 4 P's corresponding to the customers 4 C's as suggested by the Robert Lauterbone। सो 4 P's को 4 C's से मैच करना है। प्रोडक्ट क्या होगा? customer solution, price will be your customer cost, and place is the convenience, and promotion is the communication। Question is income is not taxed until it is remitted to the parent company as a dividend। so इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टैक्स डेफरल। टैक्स डेफरल अलाउ करता है कंपनी को अपने टैक्सेस की पेमेंट को डिले करने में। ओके, until it is brought back to the parent company's home country। ओके, ये कौन यूज़ करता है? इसको यूज़ करती है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस जो होती हैं, वो अक्सर इसको यूटिलाइज करती हैं टू री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स इन फॉरेन सब्सिडरीज। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन इज OAU। OAU मीन्स ये होता है आपका एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन नेशंस दैट इज मोर कंसर्न्ड विद पॉलिटिकल देन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन नंबर ए। सो ये इस्टेब्लिश हुआ था, OAU इस्टेब्लिश हुआ था 1963 में। ओके, सो it was an organization aimed at promoting unity and solidarity among African nation। okay, इनका primary focus था political cooperation, okay, and the liberation of Africa from colonial rule। so option number A is the correct answer। क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल का टाइप नहीं है। 182 डे है, 14 डे है, 364 डे है। 62 डे टी बिल नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज अ स्टेटमेंट दैट समराइजेज ऑल इकोनॉमिक
transactions between a country and the rest of the world during a given period of time, तो इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? इजी वन, दैट इस स्टेटमेंट को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. ऑप्शन नंबर ए. Question is, a dash is a document issued by a carrier to acknowledge receipt of cargo for shipment. तो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? ये डॉक्यूमेंट होता है आपका बिल ऑफ लेडिंग का. ओके, बिल ऑफ लेडिंग एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है बिटवीन द शिपर एंड द कैरियर, जो इसमें डिटेल्स लिखी होती हैं, टाइप, क्वांटिटी एंड डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स बीइंग शिप्ड. सो ये सर्व करता है एज अ रिसीट ऑफ शिपमेंट व्हेन द गुड्स आर डिलीवर एट द प्री डिटरमाइंड डेस्टिनेशन. सो ऑप्शन नंबर बी. Question is, the underpricing of exports usually below cost or below the home country price is known as. So दूसरी कंट्री में अपनी कंट्री से कम प्राइस में प्रोडक्ट्स को बेचना, दैट इज डंपिंग. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन इज, एम्बार्गो मीन्स, एम्बार्गो का क्या मतलब होता है? ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट होता है जो सारे ट्रेड को दूसरी कंट्री से के साथ होने से प्रोहिबिट कर देता है. सो ऑप्शन नंबर सी, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट दैट प्रोहिबिट्स ऑल ट्रेड. Question is, an agreement between countries that has the goal of abolishing all tariffs between member countries. So ये कौन सा एग्रीमेंट होता है? ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ऑप्शन नंबर ए. Question is, which of the following is not the type of interview based on interaction pattern? So कौन सा टाइप नहीं है इंटरव्यू बेस्ड इंटरेक्शन पैटर्न का? स्ट्रक्चर्ड है, डेप्थ है, स्ट्रेस इंटरव्यू है, पैनल इंटरव्यू नहीं है. सो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट द टाइप ऑफ इंटरव्यू बेस्ड ऑन इंटरेक्शन पैटर्न. क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट? सो डायरेक्ट मेथड रिक्रूटमेंट का इसमें से कौन सा है? सो जॉब फेयर्स इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट. ऑप्शन नंबर डी. Which one of the following is not a technique for forecasting human resource needs? So कौन सी टेक्निक नहीं है ह्यूमन रिसोर्स नीड्स को फोरकास्ट करने की? डेल्फिक टेक्निक है, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस है, वर्क स्टडी टेक्निक है, स्किल इन्वेंट्री इज नॉट अ टेक्निक फॉर फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड्स. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन इज, एक स्टेटमेंट डेफिनेशन दे रखी है. स्पेसिफिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स दैट इट हैज़ द राइट नंबर एंड राइट काइंड of people at the right place at the right time, capable of effectively and efficiently completing those tasks that will help the organization achieve its overall objectives. तो किसने डेफिनेशन दी थी? ये दी थी ऑप्शन नंबर सी, डेविड ए डिकेंजो एंड स्टीफन पी रॉबिन्स ने. Question is, the method called DMAIC, define, measure, analyze, improve and control, is a feature of use. So this method DMAIC किसका फीचर है? ये फीचर है सिक्स सिग्मा का. राइट. सो DMAIC एक डाटा ड्रिवन इम्प्रूवमेंट साइकिल है जो यूज़ की जाती है बिजनेस के प्रोसेस और डिज़ाइन को स्टेबलाइज और ऑप्टिमाइज करने के लिए. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Question, from the following which is the modern method of performance appraisal? So modern method इनमें से कौन सा है? ग्राफिक, चेकलिस्ट, ग्रेडिंग आर योर ट्रेडिशनल मेथड. एंड ऑप्शन नंबर डी, assessment by results method is the modern method of performance appraisal. इसको मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, MBO जिसे कहते हैं. ठीक है, जो एक मॉडर्न अप्रोच है जहाँ पे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ओके, और ये मेथड फॉरवर्ड लुकिंग होता है. राइट. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. Question is, the two-factor theory of motivation was propounded by. two-factor theory of motivation किसने दी थी? ये दी थी हर्जबर्ग ने. फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने प्रपोज की थी two-factor theory of motivation, जिसमें दो फैक्टर थे. एक तो हाइजीन फैक्टर्स के बारे में बात की थी, विच कैन कॉज डिससेटिस्फैक्शन इफ मिसिंग बट डू नॉट मोटिवेट इफ इंक्रीज्ड. ओके, और दूसरा था motivators which truly encourage employees to work harder and are linked to job satisfaction.
So option number B is the correct answer. Question is which one of the following is the off the job training method? Off the job training method इनमें से कौन सा है? जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, मेंटरिंग, सिंडिकेटिंग, जॉब रोटेशन. सो ऑप्शन नंबर डी सिंडिकेटिंग इज द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? ग्रुप बेस्ड एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है और सिमुलेशंस इन्वॉल्व होता है आउटसाइड द यूजुअल वर्क इन्वायरमेंट. ओके, सो ये एम्प्लॉयज़ की हेल्प करता है स्किल्स गेन करने में, नॉलेज गेन करने में. ओके, ऑप्शन नंबर सी. Question is arrange the elements of the 5 maturity levels of the people capability maturity model of human resource management. So human resource management में people capability maturity model है, उसके 5 maturity level है, वो आपको arrange करके लगाने हैं. So सबसे पहले आपका आ जाता है initial level, then managed level, then defined level, then predictable level, then optimizing level. So 1 3 2 5 4. So initial level में रिपीटेबल प्रैक्टिसेस इंक्लूड होती हैं, देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रैक्टिसेस, देन मेजर्ड एंड एम्पावर्ड प्रैक्टिसेस, देन कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूविंग प्रैक्टिसेस. सो दिस इज योर पीपल CMM मैच्योरिटी लेवल्स. ऑप्शन योर आंसर इज 1 3 2 5 4. Question is luxuries have इलास्टिक डिमांड. ओके, इलास्टिक डिमांड मतलब जो इलास्टिक डिमांड है वो 1 से ज़्यादा होती है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब इनकम इंक्रीज हुई है उसके प्रोपोर्शन में जो डिमांड है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है. ठीक है, दैट इज इलास्टिक डिमांड. सो ये इंडिकेट करता है कि जो कंज्यूमर हैं दे विल बाय सिग्निफिकेंटली मोर ऑफ दीज गुड एज देयर इनकम इंक्रीजेस. ऑल्सो ऑप्शन नंबर बी. Question is the relation between average revenue, marginal revenue and elasticity of demand can be expressed as. तो इसका relationship express किया जा सकता है ऐसे, MR is equal to AR into E minus 1 by E. Option number D is the correct answer. क्वेश्चन इज मार्जिनल कॉस्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू. तो मार्जिनल कॉस्ट किससे क्लोजली रिलेटेड होती है? ये होती है वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड. सो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इट रिफर्स टू द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय प्रोड्यूसिंग 1 more यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट. सो क्लोजली रिलेटेड होती है वेरिएबल कॉस्ट से, और इट टिपिकली इंक्लूड्स कॉस्ट दैट वेरी विद प्रोडक्शन सच इज रॉ मटेरियल एंड लेबर. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ कॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर. इनमें से कौन सा इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर का कॉज नहीं है? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इज द कॉज, then fuller utilization of fixed factor is also the cause, then division of labor and specialization is also the cause. Option number D, beyond optimum capacity uses is not a cause of increasing return to a factor. Okay, increasing return to a factor कब होता है? when a proportional increase in the inputs result in a greater proportional increase in the output. Okay, so using resources beyond their optimum capacity, ये अगर रिसोर्सेज को उनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा? डिक्रीजिंग रिटर्न्स हो जाएगा ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी इक्वल टू. सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट टर्नओवर इनटू प्रॉफिट मार्जिन. ऑप्शन नंबर बी. Question is the declining segment of total utility curve shows. So total utility curve का जो declining segment होता है, ये वाला segment, ये किसको शो करता है? ये शो करता है आपका नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी को. ऑप्शन नंबर बी. Question is any straight line supply curve parallel to y axis and cuts the x axis will have. So this will be the graph and this is x-axis and this is y-axis. So supply curve parallel to y-axis. So elasticity of supply will be 0. Option number D is the correct answer.
Question is, if two goods are complementary to each other, then the direction of cross elasticity will be. So अगर goods complementary है तो cross elasticity की direction कैसी होती है? नेगेटिव. ऑप्शन नंबर सी. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जिनको टुगेदर यूज़ किया जाता है. अगर एक की प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है. इससे नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हो जाती है, इंडिकेटिंग दैट गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स. ऑप्शन नंबर सी. Question is, downward sloping average revenue curve and marginal revenue curve and MR less than AR, it is a characteristic of. तो ये characteristics होती है मोनोपोली की. मोनोपोली में जो ग्राफ बनता है like this will be MR and this is AR. So MR is less than AR. Monopoly, option number A. If the percentage increase in the quantity of goods supplied is smaller than the percentage increase in its price, the coefficient of price elasticity of supply is, so smaller है, smaller than the percentage increase in its price, so ये आपका होगा less than 1, option number C. Question is, a company maintains a margin of safety of 25% of on its current sales and earns a profit of rupees 30 lakhs per annum. If the company has a profit volume ratio of 40%, its current sales amounted to. So current sales आपको निकालनी है. So margin of safety का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट अपॉन में PV रेशियो. मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 25% ऑफ सेल्स, प्रॉफिट 30 लैक्स, PVR कितना है? 40% और 0.4 हम लिख सकते हैं, राइट. सो इससे कैंसिल हो गया, 0.1 आ गया. सो सेल्स आपकी आ गई 300 लैक्स, राइट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Question is, if the angle of incidence is narrow to the right side of the break even point, it indicates. So ये indicate करता है the quantum of profits made by the firm is low. Option number C. Question is, which point helps the management in determining the level of activity below which there are chances of insolvency on account of the firm's inability to meet cash obligations unless alternative arrangements are made. So कौन सा पॉइंट हेल्प करेगा ये डिटरमाइन करने में कि इस पॉइंट से बिलो अगर जाते हैं तो चांसेस रहेंगे इंसॉल्वेंसी के और इनएबिलिटी हो जाएगी कैश ऑब्लिगेशंस को मीट करने की. सो ये आपका होता है कैश ब्रेक इवन पॉइंट. ऑप्शन नंबर सी. Question is, the interrelationship of overall profitability ratio with other accounting ratio can be very well understood with the help of. So ये हम समझ सकते हैं DuPont कंट्रोल चार्ट के थ्रू. इसको हम DuPont एनालिसिस भी बोलते हैं, जो रिटर्न ऑन इक्विटी को ब्रेक डाउन करता है 3 की कंपोनेंट में. कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक तो प्रॉफिट मार्जिन, देन एसेट टर्नओवर एंड फाइनेंशियल लीवरेज. ओके. सो ये हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं, वेरियस फाइनेंशियल रेशियोज किस तरीके से इंटर रिलेटेड हैं और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं. दैट इज योर DuPont एनालिसिस. Question is, a machine sold for rupees 60,000, cost 50,000, return down value rupees 30,000. So this transaction will be shown in which side and for what amount while preparing fund flow statement. So कौन सा amount fund flow में हम include करेंगे? So ये करेंगे as a source fund flow, as a source rupees 60,000. Option number B is the correct answer. So thank you so much. If you like the content, please do like, share and subscribe my channel. So ये थे इस वीडियो में 50 क्वेश्चन. फर्स्ट 50 क्वेश्चन, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन I'll be bringing in my next video. So stay tuned. Thank you.